अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, हाज़िर हैं एक बार फिर ऑफ द पिच के एक नए एपिसोड में। टी20 वर्ल्ड कप अपने लाज़मी तरीन मरहले तक पहुँच गया है। सुपर 8 स्टेज चल रही है, पाकिस्तान के 2 मैचेस पीछे बच चुकी हैं। ज़ाहिर है इंग्लैंड और श्रीलंका को भी खेलना है। तो हर एपिसोड की तरह बात होगी स्ट्रैटेजी, मैचअप्स, टॉस, प्रेडिक्शंस और कॉम्बिनेशंस की। और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो जिनका ताल्लुक क्रिकविक से भी है। स्टंप्स एंड इनसाइट्स इनका अपना प्लेटफॉर्म है, जहाँ से बड़ा मीठा, टू द पॉइंट और बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हुए नज़र आते हैं। तो उम्मीद है कि अच्छी गुफ्तगू होगी आज। हमारे साथ मौजूद हैं अरहम हमीद। अस्सलाम वालेकुम अरहम, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम सलाम फरहाद एंड सईद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू जॉइन इन एंड आई होप कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऐसे ही है जी, कंस्ट्रक्टिव के साथ-साथ कोई डिस्ट्रक्टिव ना हो जाए, जैसी आजकल टीम मैनेजमेंट के हालात जा रहे हैं। तो स्टार्ट मेरे ख़्याल है टू द पॉइंट चलती हैं। देखें, कॉम्बिनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत होती रही और मुझे एक चीज़ जो बड़े कन्फ्यूज़ कर रही है, वो है अबरार का ड्रॉप होना। अब हुँ। ज़ाहिर है आपके मेरे ख़्याल है वो अबू बकर जो है क्रिक-विक वाले, उन्होंने भी माइक हसन से सवाल किया कि अबरार के बारे में। तो आगे से माइक हसन ने कहा कि जब आपके पास साइम भी है, आगा भी है, नवाज़ भी है, शादाब भी है, उस्मान तारिक भी है, तो इसकी ज़रूरत इतनी हमें महसूस नहीं हो रही थी। तो क्या हुँ। ये अभी आके चीज़ें याद आई हैं कि स्पिनर्स की दुकान खुल गई है और जो बंदा 1.5 साल से आपका टॉप परफ़ॉर्मर रहा है, उसको आपने इतने इम्पोर्टेंट फ़ेज़ में जाके ड्रॉप कर दिया? यार आई थिंक बड़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था ये और मेरे हिसाब से ऑब्वियसली अबरार अहमद को आप शुरू से बैक कर रहे थे। इवन सुफियान मुकीम की बड़ी वो कंट्रोवर्शियल जिसे कहते हैं उनने कंट्रोवर्शियल तरीके से निकाला गया था एंड जिसे कहते हैं अब हमने ऑब्वियसली मतलब आई थिंक इस वक्त वो मतलब आप इसको इस तरह कह सकते हैं इट वाज अ गुड हेडेक टू हैव कि हमारे पास इतने स्पिनर्स आ गए हैं और एक ऐसी लग्जरी आ गई है और ऐसे ऑलराउंडर्स एकदम से हमारे पास नजर आने शुरू हो गए हैं कंडीशंस में कि मतलब जितने भी हमारे ऑलराउंडर्स हैं दे आर प्रॉपर ऑलराउंडर्स। कोई ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइमर हो। साइम पार्ट टाइमर होता था, आगा भी मतलब जब जब जो बॉल कर रहा है दे आर क्लिकिंग वेल माशाल्लाह। तो आई थिंक वो थोड़ी सी आप फॉर्म बेस्ड सिलेक्शन इन्होंने की है कि अबरार अहमद को इंडिया वाले मैच में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रन्स लग गए, ठीक है, एंड देन उसको उन्होंने जैसे कहते हैं ड्रॉप कर दिया। बट मेरे हिसाब से आई थिंक अबरार को बैक करना चाहिए था, ठीक है। और आप असल में कॉम्बिनेशन इतने ज़्यादा बन रहे हैं इस टीम में क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स लाइनअप हो गए हैं जो कि मतलब डिफरेंट फेजेस में बॉल भी कर सकते हैं। आपको मतलब आपको टीम मेरे ख्याल से सही तरह सिलेक्ट करनी नहीं आ रही कंडीशंस के हिसाब से। हमारी जो टॉस की सिलेक्शन है, मतलब हमने कल वाले मैच में बचत हो गई, बारिश करके बारिश हुई हुई थी एंड वी चोज टू बैट, ठीक है। मतलब ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ठीक है, आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हो ओवरकास्ट कंडीशंस का। आपका शायद बाद में स्पिन वाला जो आपकी जितनी भी आर्सेनल है स्पिन की, वो शायद न्यूट्रलाइज़ हो जाती अगर वो मैच हो जाता और जो जितना बैंक कर रहे होते वो फिर हमें न्यूज़ीलैंड ने बताना था कि हमारे साथ क्या होना है। तो जो इंडिया वाला मैच था, इंडिया का अभी मैच खत्म हुआ है, देख लें पहले बैटिंग की है साउथ अफ्रीका ने और उन्होंने उनके साथ क्या किया। तो कुछ मतलब वो एक मैं वैसी कोट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि पाकिस्तान का चाहे कुदरत का निज़ाम वाला कोच हो या माइक हैसन जैसा डेटा ड्रिवन कोच आ जाए, हरकतें फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना वही हो रही होती हैं। वैसे ही है। देखें, फरहाद, मैं अगर थोड़ा-सा बताऊँ कल के मैच की जो उन्होंने बात की, तो यार फरहाद, मैं कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ जो मैच वॉश आउट हो गया, जहाँ खदशा था कि रेन शॉर्ट एंड रेन अफेक्टेड मैच होने वाला है। आपने वहाँ पे नंबर 9 तक बैटिंग खिलाई हुई है। फिर आपने ऊपर से वहाँ पे आपको शायद वो एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ आपको नसीम शाह वगैरह फ़ायदा दे जाते। फिर रेन अफेक्टेड मैच में गीली कंडीशंस में आपकी सारी रिलायंस दोबारा अपनी स्पिन पे थी। तो बहुत सी चीज़ें थी कल के मैच में जिसपे मैं कहूँगा वो तो टॉस हो रहा था, पीछे बारिश शुरू हो गई। मेरा ख़्याल है दूसरे कप्तान ने सेटर ने दिल ही दिल में खुश हुए होंगे कि हम टॉस हार गए, क्योंकि पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने फरहान जो कल किया कि जो चीज़ इंडिया वाले मैच में करनी थी वो अब कर रहे हैं। तो जो जिसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, हमेशा सही बात नहीं होती, ये देर आए गलत आए वाली बात हो रही है। जहाँ तक अबरार का ताल्लुक है, तो लास्ट 1-2 वीडियो से भी जो मैं कह रहा हूँ कि टीम मैनेजमेंट कंटिजेंसी प्लान पे कंटिजेंसी प्लान की प्लानिंग करके लेके चलती है। अब कल के मैच में जब आपने फ़खर ज़मान को शामिल किया, तो बाबर ने 4 पे खेलना था, फ़खर ने 5 पे खेलना था, उस्मान ने 6 पे खेलना था। तो आप मुझे खुद ये बता दें कि ये कौन-सी सिचुएशन इसमें वाक़ई ये चीज़ें होंगी? ये सिर्फ़ तब होगा अगर कोई कोलैप्स हो जाए।
तो आप बेसिकली अपना जो प्लानिंग करते हैं, जो आप टीम की सिलेक्शन करते हैं, मुझे यूं लगता है कि आप प्लान ए प्लान बी को देख के नहीं, आप सी डी ई एफ तक प्लान इस वक्त बना रहे हैं और इसी चक्कर में अबरार अहमद ड्रॉप हुए। अगर आपके पास वाकई जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, और मैं अरम से एग्री करता हूं आपके पास हैं, तो आप उनको बैक करें। आप उनको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरह फहीम से ना बॉलिंग करा रहे हैं ना बैटिंग करा रहे हैं। इस सब के अंदर मजीद आपने एक पूरे बॉलर को निकाल के बैट्समैन शामिल कर दिया। तो ये चीजें फराज मुझे तो समझ में नहीं आई। और खासतौर पर अगर आगे की मैं बात करूं, तो इंग्लैंड के खिलाफ मेरे ख्याल से तो अबरार बहुत इफेक्टिव होने वाला है। जो पाला किले में मैच हुआ, ये मैच से नजर आया इंग्लैंड श्रीलंका के मैच से कि पिच स्लो थी, स्पिनर को चले टर्न इतनी ज्यादा नहीं थी बट स्लो थी। तो यहाँ पे अबरार हो या जो भी हमारे स्पिनर है वो बड़े काम आ सकते हैं, खास तौर पे इंग्लैंड के खिलाफ। तो अभी चीजें सोचनी पड़ेंगी कुछ थोड़ी सी कि रटा रटाया प्लान अब चल नहीं सकता आगे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब आगे का देखें, उसमें यही है कि ज़ाहिर है विकेटें स्लो हैं, लेकिन एक फैक्टर जो मुझे लगता है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर था अबरार वाली कहानी में, कि उनके ज़हन में बात बैठ चुकी है कि हमने कहीं न कहीं डेथ उस्मान तारिक से ही करानी है। और उस चक्कर में जब उस्मान और अबरार में पिक हुआ है, तो कहीं न कहीं उन्होंने उस्मान को प्रायोरिटी दे दी है, जो कि अगेन जैसे आपने कहा स्क्रिप्ट वाली बात ही है। क्योंकि फ़हीम, हमने बहुत पहले जब कहा कि अगर आपने साइम से पावर प्ले में करानी है और आपने अबरार को भी पावर प्ले में लाना है और शाहीन भी है, तो आप फ़हीम की यूटिलिटी यूज़ कर सकती हैं अगर ज़रूरत पड़े। और आपने अब जाके उसको नामीबिया के खिलाफ मेरे ख्याल है पहला ओवर उसी ने कराया। और अब क्या होना है देखिए, यही होगा कि वो एकदम से उसे डेथ में ले आएँगे, जैसे वो 2023 में हुआ था और फिर जो उसके बाद हुआ था। तो ख़ैर अरम, अब इंग्लैंड वाले मैच पे क्या देख रहे हैं? आपके ख़्याल में अगर आपने 11 पिक करनी हो, इन सारों में से, ये नहीं अपनी आइडियल नहीं, जो अभी हालात हैं और जो 15 गए हुए हैं, तो क्या चेंजेस चाहेंगे? क्या बाबर रहेगा आपकी टीम में या नहीं? उस पे भी थोड़ी बात लंबी कर लेंगे बाद में। लेकिन ओवरऑल क्या 11 लग रही है? यार, इंग्लैंड को मैंने बड़ा हल्का लिया हुआ था आज वाले मैच से पहले। श्रीलंका को उन्होंने मतलब घर पे जिस तरीके से हराया है, तो आई थिंक दे मीन बिजनेस एज वेल। अब जहां तक हमारी प्लेइंग 11 की बात है, तो मतलब आई थिंक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें, इतनी ज्यादा चॉइसेस ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मतलब हमारा यूजुअली ये होता था पाकिस्तान क्रिकेट में कि आप बस 11 लेके गए हो, ठीक है, और आपके पास हर एक की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है कि चलो एक ओपनर हो गया, एक मिडिल ऑर्डर हो गया, एक ज्यादा से ज्यादा बैकअप विकेट कीपर हो गया, या कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक बॉलर आपका स्पिनर या फास्ट बॉलर पड़ा हुआ है। अब इट इज अ वेरी गुड सिलेक्शन हेडेक टू हैव, ठीक है। मैं पर्सनली इस चीज को पसंद करता हूँ कि ठीक है, आपने एक चॉइस कर ली है अबरार और उस्मान के बीच में, अब आप टूर्नामेंट के बीच में हो। उस्मान तारिक इज अनबिलीवेबली गुड राइट नाउ, ठीक है, उसकी फॉर्म लगी हुई है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। वो जिस तरीके से यूज हो रहा है उसमें मेरी रिजर्वेशंस हैं। आई स्टिल बिलीव कि उसको 10 ओवर से पहले कम से कम आपको एक ओवर दे देना चाहिए, वो भी कोई मतलब कोई ऊपर से कोई खास बॉलर नहीं है कि उसको मारनी पड़ सकती। खुदा ना खास्ता एक ओवर गलत उसका होता है तो आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि आप किसी और बॉलर को लाओ, थोड़ी देर उससे स्पेल से निकालो, एंड देन फिर उसके आप 3 ओवर करा एक साथ करा दो ताकि उसको भी थोड़ा टाइम मिले। आप 10वें ओवर के बाद उसे लाते हो, आपके पास कोई रूम ही नहीं है कि आपने उसको बस पता है कि 4 ओवर उसी को कराने हैं, ठीक है भाई, अच्छा है, मिस्ट्री बॉलर है, बट एट द सेम टाइम आपको एक थोड़ा सा फिर भी वो जिसे कहते हैं ना, यू शुडंट बी पुटिंग ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो वो वाली चीज थोड़ी सी स्मार्टली प्ले करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो 11 इन्होंने अभी न्यूजीलैंड वाले मैच में रखी है, आई वुडंट मेक एनी चेंजेस टू दैट, क्योंकि बाबर आजम, देखो, मैं आई हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्टर, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट हिम टू प्ले आउटसाइड ऑफ हिज पोजीशन, ठीक है। आई एग्री T20 टीम में या जो भी माइंडसेट है उसकी फॉर्म नहीं है, आई एग्री विद दैट, एंड ही शुडंट बी इन द टीम, ठीक है, वो आई सपोर्ट दैट। बट आप उसे एक तो आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हो, एंड ठीक है, वो फिर वो वाली बात आ जाती है कि आपने उसको खिलाना है, ही कांट से नो, क्योंकि उसने अपने मुल्क के लिए खेलना है, वो नखरे नहीं कर सकता कि मैंने ओपन ही करना है वरना मैं खेलूंगा नहीं। अब आप उसे सिलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ पोजीशन, ठीक है। मैं कह रहा था कि बाबर, अगर आप मानती हैं कि आउट ऑफ पोजीशन है, तो फिर तो कोई तुक नहीं ना आउट ऑफ पोजीशन खिलाते रहने का। और जहां तक नखरों की बात है, नखरे 2023 के वर्ल्ड कप में भी थे। नखरे तो चलते ही आ रहे हैं, कौन सी को देखी है? यार उसमें ये देखो कि यार उसको फिर आपको लेके ही नहीं जाना चाहिए, मेरी ये ओपिनियन है, ठीक है। अब आप ले गए हो, ठीक है, टू बाबर को जिस वजह से टीम में रखा हुआ है, वो कंटेंजेंसी प्लानिंग वाली बात है जो सईद भाई ने की है, कि आपने उसको वो जिस वजह से रखा हुआ है, वो सिचुएशन आई इंडिया वाले मैच में कि आपके तीनों प्लेयर गए, उन्होंने हिट करने की कोशिश की और उनसे हिटिंग नहीं हुई, ठीक है।
सो वो उसके बाद बाबर आया, बाबर भी नहीं चला, उसने वहां पे इंटेंट दिखाने की कोशिश कर दी। वही वाली बात है, हाइंडसाइट में वहां पे वो इंटेंट ना दिखाता, वो वहां पे और बॉले जाया कर देता, 7 रन करता, 8 रन करता 15 बॉलों पे, वहां पे भी क्रिटिसिज्म होना था। तो नहीं बनती, ठीक है जगह, ठीक है आपने अगर माइंडसेट एक दफा चेंज कर लिया, आप क्यों किसी प्लेयर के साथ, आप उसे रहने दो, 2 साल रखो भाई, वो कर लेगा अपने, जो भी उसने रिवैम्प करना होगा वो करे ना करे, वो बात की बात है। ये तो फिर प्लेयर के करियर के साथ खेलने वाली बात है। आप नंबर 4 पे उसे ले आए हो, कहना है कि आप कह रहे हो आके कि श्रीलंका वाली कंडीशन में आपने, आपको एक वहां पे उस तरह का प्लेयर चाहिए। आप फिर अगर आपको इतना ही वहां पे है तो आप रिजवान को ले जाओ, उसकी 6 हिटिंग एबिलिटी भी बेहतर है, और उसकी जो स्ट्राइक रोटेशन जिस तरह शोएब मलिक किया करता था कि नजिंग द बॉल इनटू द गैप्स, और फिर उसके बाद तेज तेज रन निकालने वाली चीज, तो फिर रिजवान की बेहतर है ना। तो सिलेक्शन ऑब्वियसली थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, बट आई थिंक अगर यहाँ पे बाबर परफॉर्म नहीं करता तो इट वुड बी कर्टन्स ऑन हिज करियर। एंड जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात है, तो अब वो मतलब एक चीज है कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं ऑब्वियसली यही चाहूंगा कि आप अगर फखर है और नाफे को खिला दो, ठीक है दोनों को खिला दो, बट पाकिस्तान टीम ये नहीं करेगी। एक चीज है होप, एक चीज है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पाकिस्तान इज गोइंग विद द सेम 11 जस्ट लाइक द न्यूजीलैंड मैच। लेकिन अरब इसमें मुझे एक चीज बताए ना, अगर एक प्लेयर सिलेक्ट हो गया स्क्वाड में तो अब उसको खिलाना किसी पे फर्ज थोड़ी है, बेशक वो बाबर हो या बहुत बड़ा नाम हो, नॉन क्रिकेटिंग रीजंस भी बेशुमार हो। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर आपने फखर को फिट कर ली है, और जिस तरह मैंने अभी बात की कि ठीक है अगर आपकी विकेटें भी ऊपर से गिर जाती हैं, तो हम्म। क्या फखर जमान 5 पे और उस्मान खान 6 पे खेलेगा? उस्मान खान अपनी जिंदगी में कब नंबर 6 पे खेला? तो 5 पे भी नहीं खेला था, आप उसको नीचे लेके जाते जा रहे हैं। फहीम अशरफ नंबर 9 पे किस मर्ज की दवाएं, उसको आप प्रमोट तो करते नहीं है। जिस दिन आपके 9 आउट हो गए उस दिन फहीम अशरफ ने भी क्या कर लेना, और इंडिया वाले मैच में भी हमने देखा कि वो अब जब सारे आउट हो गए तो वो अकेला जाके दूसरे एंड पे सलमान मिर्जा के साथ बैटिंग कर रहा होगा। तो बात है कि मुझे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो बाबर को जिस रोल में आप लेके गए हैं उसमें कोई साइंस नहीं है कि एक तो आप उसमें सक्सीड करें। दूसरी बात ये है कि जो वो रोल इटसेल्फ है, उस पे भी जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो कंटिजेंसी प्लान है, मुझे लगता नहीं है कि वो रोल, कोई भी टीम अपनी टीम इस तरह स्ट्रक्चर करती है कि आप बीच में कंटिजेंसी प्लान के लिए 1-2 प्लेयर्स कैरी कर रहे होते हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट इस वक़्त 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ियों के साथ खेलने की कोशिश कर रही है, और चाहता माइक हैसन खुद भी यही है कि अल्लाह करे बारी ना आए बाबर आज़म की, जिसने नामीबिया वाले मैच में उसको भेजा ही नहीं था। तो मेरे नज़दीक अगर आप पूछें तो बॉलिंग थोड़ी-सी आपने अपनी वीकन की है बाय ड्रॉपिंग अबरार। और ये बात कि जी उस्मान तारिक और फरिश्ता फरहाद, आपने कहा कि उस्मान तारिक और अबरार में से एक हो सकता था, तो मेरा इख्तिलाफ इसी सोच से तो है कि डिसीजन उन दोनों के दरमियान कभी होना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको बॉलिंग पे इतना वो था तो आप फिर एक ऑलराउंडर को ड्रॉप कर देते ना यार, अगर आपको इतना ही था। अब बात है कि बॉलिंग प्योरली बॉलिंग के बेसिस पे अगर आप कर रहे थे तो अबरार मेरे नजदीक शादाब से भी बेहतर बॉलर है, और नवाज बेशक अच्छी फॉर्म में उससे भी बेहतर बॉलर है। तो ठीक है, अब आपने कुछ देखा होगा, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, लेग स्पिनर आपके पास था, अबरार में भी इस चक्कर में ड्रॉप हो गया। बट ओवरऑल फरहाद मेरे से अगर आप पूछेंगे, टीम में मुझे कंफ्यूजन नजर आ रही है। नाफे को एक मैच देके आपने ड्रॉप किया, फखर लेकर आ गए। अब वो नाफे के एक मैच में आपने क्या देख लेना था ऐसा जिसने भी खिलाफ 5 बॉलों में आपने दिखा दिया और आपने उसको निकाल दिया। तो अब आपकी बात बिल्कुल यार अपनी जगह ठीक है कि मैनेजमेंट मोस्ट लाइकली इसी के साथ जाएगी, क्योंकि यही हमें स्ट्रैटेजी नजर आ रही है ऐसे ने जो जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। और फरहाद सच्ची बात है मुझे समझ नहीं आ रही, और जाहिर है ये जो 13 खिलाड़ी इस वक्त खेल रहे हैं इसमें से ऐसा ऐसा सिचुएशन निकल सकती है कि आप मैचेस जीते आगे, बट आई डोंट थिंक इसमें वो क्लैरिटी ऑफ थॉट एग्जिस्ट करती है। प्लेयर्स को अपने रोल्स पता है उस तरह, जिस तरह एक चैंपियन साइड, उस तरह रिजवान कहते हैं ना चैंपियन साइड, एक चैंपियन भी चाहिए। तो वो चीजें मुझे जो है ना इस वक्त थोड़ी सी तंग कर रही है। हाँ, लेकिन ये फिर वही होप और एक्सपेक्टेशन वाली बात है। अब इस 11 के अंदर शादाब खान ने तो ड्रॉप होना नहीं जब तक माइक हसन जिंदा है। और नवाज के बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी वो मैच विनर एक्स्ट्रा है। बैट्समैन निकाल देना वापस, अब उसकी क्या। हाँ। हाँ, खैर चले, नवाज का भी जैसे उन्होंने कहा है कि वो जी बेस्ट स्पिनर, इस वक्त बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर है जी दुनिया में। तो खैर देखते हैं, अब यही है। मेरा बाबर पे आखिरी मैं अगर बात करूं, मैं पहली दफा ये सुना है यार जिंदगी में कि 2026 आ गया, T20 क्रिकेट चल रही है और रोल ये है कि विकेटें जल्दी गिर गई तो आप जाएंगे वरना आप जाएंगे नहीं। मतलब ये हमने एक मजाक में कहा था वर्ल्ड कप से ना कुछ देर पहले, जब ये नंबर 4 वाली कहानी चल रही थी कि अगर 12वां ओवर हो जाए और ओपनर सेट है तो फिर वो जाए ना, वो 11 पे आए। तो ये गली क्रिकेट ही है, मतलब ये इसके अलावा कुछ समझ नहीं आती कि किस किस्म का रोल है। और जाहिर है उसके साथ भी ज्यादती है, मतलब एक कॉन्फिडेंस शैटरिंग चीज ही थी कि नामीबिया में वो नहीं नहीं गया लेकिन और वहाँ माइक। मेरा फरहाद आप लोगों से एक सवाल है कि ये प्लेयर के साथ कैसी जाती है कि उसको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है?
मतलब ऐसी बात तो पाकिस्तान में काफी लोग चाहेंगे कि उनके साथ हो जाए, तो उनको जबरदस्ती 11 में शामिल कर दिया। जो पिछले 4 साल से वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में कोच आके बता रहे हैं कि इसका 100 से कम का स्ट्राइक रेट है, पावर प्ले में इसने आज छक्का नहीं मारा, सब कुछ है, कि उसके बाद उसका ज्यादती हो रही है, उसको 11 में सेलेक्ट किया जा रहा है। तो उस ये मुल्क के साथ ज्यादती तो पहले ही हो रही है, अब क्या इसका हल है कि कि मजीद ज्यादती करते तो उसको ओपन करा दें। देखिए बहुत से प्लेयर्स, और इस पे भी आप लोगों की राय में जानना चाहूंगा, सजेस्ट करेंगे जी साइम की, उनके फॉर्म खराब है, साइम को फ्लोटर बना के 5 पे ले आओ, बाबर को ओपन करा दो। तो उन लोगों से भी ये सवाल है, लेकिन आप क्या कह रहे हो कि 2 आउट ऑफ फॉर्म प्लेयरों को अदली बदली करके क्या आप अचीव कर लोगे? उल्टा जो साइम से आप कुछ दुआ करते हो कि जी वो 15-20 रन ही तेज कर देगा, वो भी चीज गई तेल लेने। तो खैर बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस पे क्या आप लोगों का है कि जी ये हाँ, से रिलेटेड सवाल वैसे अलग से आप बार-बार कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो बैटिंग में आपके पास कोई एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन तो है ही नहीं। आपके पास या यार ओपनर है या आपके पास फिर फिनिशर है। अब लेट्स से कि हम बाबर को ड्रॉप कर देते हैं हम्म और 4 पे लेट्स से फ़खर आ जाते हैं। तो अब फ़खर ने ना तो इतनी ज़्यादा 4 पे इतनी देर से खेली है। दूसरा वो 2025 की इंजरी के बाद से आपने उसको टी20 में एक कंसिस्टेंट रन भी नहीं दी हुई। बाकी आपके पास उस्मान खान है, चलें वो 5 और 6 पे हो गया, तो पीछे रह ही नाफे जाता है। और नाफे के साथ भी हमने ये कहा था कि ज़ाहिर है एक टैलेंट है, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन ज़्यादती ये है कि आप इतने कीपर ट्राई करते-करते आपको वर्ल्ड कप से फ़ौरन पहले एक नया बंदा याद आ गया। तो बैटिंग में मतलब क्या आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि लेट्स से बाबर ड्रॉप हो जाते हैं तो क्या होना चाहिए फिर 4, 5, 6? यार देखो फिरहाद, ये प्लानिंग शुरू होती है किसी भी टूर्नामेंट से 2 साल पहले। लाइक जब 2024 का वर्ल्ड कप एंड हुआ तो हमें वी शुड हैव बीन प्रोएक्टिव कि हमने 2026 में किस माइंडसेट से आना है। वहां पे हमने चलो ठीक है 2026 हमारे बड़े जिसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट था, हारे बॉलिंग बैटिंग जो भी हुआ, ठीक है हार गए। वहां पे आया माइंडसेट चेंज, लो जी बाबर और रिजवान को निकालो, निकाल दिया जी। अब आपने वहां पे सारा वो ली, हम लोग अप्रोच लेकर आए जिस जो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी थी कि हाँ हमारी टीम एग्रेसिव खेलेगी या तो 200 करेगी, और अगर कभी 2-4 दफा 80 पे आउट भी हो जाती है जल्दी, तो हम लोग उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे बल्कि सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा सिनेरियो चल रहा था पाकिस्तान की T20 टीम का 2 साल से। अब लास्ट मिनट पे, अब जो आप बात कर रहे हो 15 प्लेयर जब सिलेक्ट हुए हैं ना, तो मैं वो जो चॉइसेस की बार बार बात कर रहा हूँ वो ये मैं कह रहा हूँ कि 15 प्लेयर सिलेक्ट हो गए हैं। अब आपके कोचेस और आपके कैप्टन ने इसी में से बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी है। अब वो नाफे सेलेक्ट हो गया, वी हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ हिम, और जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस है। तो सिलेक्शन फ्लॉड थी या नहीं थी वो एक अलग डिस्कशन है, मेरे हिसाब से फ्लॉड थी। हमारे पास फिर से वही मसले चल रहे हैं कि वी आर प्लेइंग अ टीम ऑफ ओपनर्स। आपका ख्वाजा नाफे भी ओपनर है, आपका उस्मान खान ने भी अगर आपको जब भी प्रूव किया है तो वो भी उसने पीएसएल में वो टॉप ऑर्डर पे ही खेलता रहा है, ठीक है। बाबर आजम आपका ओपनर है, आपके जो टीम 11 खेल रही है तो उसमें ओपनर भरे हुए हैं, फिर जो आपके बेंच पे रेस्ट कर रहे होते हैं वो भी ओपनर्स हैं, ठीक है। फखर को आपने जबरदस्ती का नंबर ये बातें आपने की हैं। देखिए इंडिया की सुपीरियॉरिटी में और डेप्थ में तो कोई डाउट नहीं है, मैं खुद पांड्या की उस बात से एग्री करता हूँ। बट एक तो खैर इंडिया आज भी मैच साउथ अफ्रीका से हार गई और काफी बुरी तरह हारी है। और फरहाद और लास्ट एपिसोड में भी हमने यही बात की थी कि इंडिया को हराने का तरीका ही एक ही है कि आप खुद बैटिंग करके इतने रन ऑन द बोर्ड लगा दें कि बाद में उनकी बैटिंग, क्योंकि विकेट्स उनकी गिर रही हैं थ्रू आउट, उनका एक ओपनर आज भी 0 पे आउट हुआ, पिछले 3 मैचों में 0 पे एक ओपनर आउट हुआ है। तिलक वर्मा ने कोई बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली इस वर्ल्ड कप में, सूर्या कुमार ने जरूर खेली है। बट इंडिया की बैटिंग में भी जो फ्रिजिडिटी कुछ मुझे नजर आई है कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद, तो ये वो इंडिया टीम मेरे नजदीक नहीं है जो इतने आईसीसी टूर्नामेंट्स में कोई मैच ही नहीं हारी थी। इस टीम में कुछ वीकनेसेस हैं मेरे नजदीक, कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं जो आज साउथ अफ्रीका ने एक्सप्लॉइट किया। और मेरा जब सबसे बड़ा गिला जो है, मैं बिल्कुल ही नहीं समझता कि पाकिस्तान टैलेंट वाइज इंडिया के साथ एक सेम टीयर की टीम है। बट आपने जिस तरह की क्रिकेट खेली ना इंडिया के खिलाफ अभी मैच में, और मैं ज़ाहिर है पोस्ट मैच एनालिसिस पूरा नहीं करने लगा, लेकिन ये कि आपने अपने पोटेंशियल के 50% भी नहीं खेली। आपने टॉस पे गलत डिसीजन लिए, आपने बॉलिंग बुरी की, आपके टैक्टिक्स खराब थे, आपकी बैटिंग खराब थी। आपको जो पता था कि पांड्या पांड्या को आज 45 रन पड़े 4 ओवरों में। पांड्या की सेकंड बेस्ट एवरेज अपनी पूरी करियर में बॉलिंग की पाकिस्तान के खिलाफ है। वो आमतौर पर बॉलिंग ओपन नहीं करता, पाकिस्तान के खिलाफ उसको ले आते हैं। वो आपको एक शॉर्ट बॉल कर रहा है, 2000 पता नहीं 22 के वर्ल्ड कप से कहानी शुरू हुई है। वो आपको जिस तरह की सेलिब्रेशन आगे से करके मुंह में चुपेड़े मारते हैं। नए नए प्लेयर आ जाते हैं, उस वक्त आसिफ अली और हैदर अली थे, इस दफा साहिबजादा फरहान थे। तो कहां से कहां आप पहुंच जाते हो, लेकिन आपकी कहानी वहीं की वहीं रहती है।
तो ये जो मेंटल ब्लॉक है और जो मैनेजमेंट है, आई थिंक यहाँ पर क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। बेशक हम होपफुल रहें और विशफुल रहें कि आगे जो कुछ हो, बट ये कि ये बातें कुछ जो है ना, हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम बिल्कुल भी अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेले। बाकी जहाँ तक बातें हैं कि जी ठीक है, अब 11 और जो कुछ है, मेरा ख्याल है फिलहाल कुछ इंग्लैंड की टीम की बात करते हैं। इंग्लैंड श्रीलंका के मैच में क्या चीजें नजर आई हैं और क्या करना है हमने, क्योंकि हमारे लिए तो नया वेन्यू है, फर्स्ट मैच खेलेंगे हम पालक किले में। हाँ, इंग्लैंड का लोगों को बताते चले, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। हालांकि श्रीलंका टॉस जीता था और 146 उन्होंने किया, और उसके बाद मेरे ख्याल है स्टैंड आउट परफॉर्मर विल जैक्स थे, उन्होंने कोई 95 में ऑल आउट किया श्रीलंका को। तो वही एक फिर ये स्लो वाली विकेटों में बात नजर आ रही है कि सेकंड इनिंग्स में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जो कि पाकिस्तान इंडिया में भी हुआ। तो मेरे ख्याल से मैंने, अब ज़ाहिर है इस ग्राउंड का इतना अभी तक नहीं देखा, लेकिन वही स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए बैटिंग फर्स्ट की। और आपका एम ज़हन में 160-65 हो, तो आपके पास क्वालिटी इतनी है स्पिन वाइज इंग्लैंड को रोकने की। इन्होंने बल्कि कहा था कि ऐसे प्लेयर के करियर में एक आधी ऐसी इनिंग्स होती है और वो कल आ गई तो वो फिर बड़ी देर फंसे रहेंगे। खैर, इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो हम हर एपिसोड में कुछ क्विज के सवाल करते हैं जो ज़हन में आ जाए। तो इस इंग्लैंड की जो 15 है, मेरे ज़हन में आया है कि एक ऐसा प्लेयर है जो वर्ल्ड कप विनर है मैच खेले बगैर, ओडीआई वर्ल्ड कप। तो आप दोनों में से कोई है जिसको पता है कौन है? लियाम डॉसन। हाँ, लियम डॉसन। ठीक है। ये 2019 2019 के स्क्वाड में थे और कोई चांस ही नहीं मिला था। और मेरे ख्याल है एक आधे और टूर्नामेंट की स्क्वाड में भी थे, लेकिन कभी मेरे ख्याल है खिलाया नहीं था। तो अब ये फाइनली चांस मिल गया। ये रिजर्व ही घूमते रहते हैं पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह लाहौर के अंदर वाले हर बंदे अपना प्रोडक्ट बताते हैं ना, तो ये पेशावर ज़ल्मी प्रोडक्ट हम उनको कह सकते हैं। बहरहाल, जैसे एक खुशी पाकिस्तान फैंस की, वहां पे इन्होंने गिलस्पिट को, उस्मान खान, रिजवान, बाबर सारे आपको नजर आएंगे टॉप रन स्कोरर्स में। बहरहाल फिलहाल इंग्लैंड की अगर कुछ से तो बहुत आगे चले जाते होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें फिलहाल अगर आप आए कुछ इंग्लैंड की तरफ आए, बात करें क्या लेकिन मैं चल रहा सॉरी आपको रोक रहा हूँ, जो लाजमी है। चीज मेरे ख्याल है, हाँ, एक हाँ, सेकंड बोल। है। तीन स्पिनर हैं जो खेल रहे हैं अभी, डॉसन, आदिल रशीद और विल जैक्स को यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल है वही आदिल रशीद बहुत की थ्रेट है इसमें। और बाकी आप जैसे आप कह रहे थे आगे। हाँ जी। हाँ, देखिए मैंने फिलहाल को पिछली दफा कहा था कि पाकिस्तान को 4 मैच जीतने हैं और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो मैच आपका न्यूजीलैंड वाला वॉश आउट हो गया, तो अब तो हकीकी तौर पे आपको 4 ही मैच जीतने हैं और आप वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। देखें बाकी सुपर 8 की अब जो कहानी है, इंग्लैंड ने क्योंकि श्रीलंका को हरा दी है, तो अब पाकिस्तान का इंग्लैंड को हरा देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फिर एक चांस है कि इंग्लैंड श्रीलंका के 2-2 पॉइंट हो जाए, फिर न्यूजीलैंड दोनों को हरा दे और फिर कुदरत का निजाम और आप सेमी में पहुंच जाए। इंग्लैंड की स्पेसिफिकली बात करें फिर चलता है। इंग्लैंड की बात फिलहाल करें तो आज जो उनकी परफॉर्मेंस थी, ऊपर से फिल सॉल्ट ने सिर्फ परफॉर्म किया, इनके बहुत प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है। बटलर आउट ऑफ फॉर्म है, बेथल ने कुछ नहीं किया, बेंटन की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही उसको बैक क्यों कर रहे हैं। बाहर उन्होंने उसको बिठाया हुआ है, बेन डकेट को। हैरी ब्रुक ने कुछ खास नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में। फिर नीचे सैम करन, बिल जैक्स ने बड़े रेस्क्यू एक्ट्स किए हैं थ्रू आउट। अब ये जो सारे नाम है ना, मुझे ये डर है कि ब्रुक का तो आधा करियर ही पाकिस्तान की वजह से है। बाकी कुछ पाकिस्तान की स्पेशलिटी रही है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को फॉर्म में लेके आना। तो बटलर के खिलाफ आज जो प्लान बड़ा नजर है ना श्रीलंका का, फराज लेफ्ट आर्म बॉलर से बॉलिंग करा के उसे अवे खिलाते रहे हैं। तो बटलर मेरे 5 बॉलों में 1 रन उसने किया है, और अगले ओवर में ठीक शना के खिलाफ वो मारने गया तो वो आउट हो गया, उसकी बॉल खड़ी हो गई ऊपर। तो ये कुछ चीजें सलमान मिर्जा इस वजह से मुझे लगता है ऊपर से और इफेक्टिव हो सकता है, उसका जो लेफ्ट आर्म एंगल है। बाकी ऑब्वियसली आपने उनकी बॉलिंग को किस तरह टैकल करना है, ये बड़ा सवाल है। आज श्रीलंकन बहुत तंग हुए हैं जोफ्रा आर्चर से। जोफ्रा आर्चर आज 149 भी पेसेस टच कर रहा था, बहुत तेज बॉलिंग उसने की, प्रोबेबली टूर्नामेंट की उसकी बेस्ट स्पेल थी आज। आदिल रशीद तो बिल्कुल एंड पे, सैम करन तक तो बात ही नहीं पहुंची। तो मैं अगर एक चीज बताऊं फराज, इंग्लैंड की जो टीम है, ये 10वें ओवर के बाद बहुत लीथल बॉलिंग है इनकी, क्योंकि आदिल रशीद मिडिल ओवर में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करता है, और सैम करन तो आता ही एंड पे, वो डेथ में तो उसको आप 2 ओवरों में 7-8 रन ओवर की एवरेज भी करना मुश्किल है उसके खिलाफ। तो वही बात है फराज, घुमा फिर आके पावर प्ले की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ऊपर से अगर आपसे लियम डॉसन से भी न्यू बॉल करवा सकते हैं, हो सकता है विल जैक्स कराई हुआ, आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चल रहा हो तो ओपनिंग में, तो ये अब चीजें बड़ी जरूरी हैं। बाकी है कि आज जो पिच थी, वललागे ने जो है ना मिड इनिंग भी ये चीज कही कि बहुत स्लो थी, और जो श्रीलंका की अगर आप इनिंग देखिए, उन्होंने बैटिंग बहुत बुरी की, बट वो जो बैट का फेस जल्दी टर्न कर रहे हैं, लीडिंग एज लग रहे हैं, कोर्टन बोल्ड हो रहे हैं, तो नजर आया कि पिच बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी वाकई।
तो यहाँ पे टॉस की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे आपको ऑल्दो जोफ्रा आर्चर ने काफी फायदा दिया है, पाकिस्तानी में कुछ पता नहीं है नसीम शाह को भी शामिल करने का सोच रहे हो, क्योंकि ये पहला किले में मैच हुआ जहाँ पीछे फास्ट बॉलर्स इफेक्टिव नजर आते रहे हैं। तो ये चीजें हैं, ये बातें हैं फरहाद, लेकिन अगेन इंग्लैंड की टीम ऑल्दो कुछ रिसर्जेंस नजर आई है, आई स्टिल थिंक कि बहुत वीकनेसेस और बहुत होल्स हैं इस इंग्लैंड टीम में, बट वो बहुत अंडर पोटेंशियल खेल रहे हैं और आपको पता नहीं होता कि किस दिन वो सारे टर्न अप कर जाएं। बस उम्मीद है ये दिन, ट्यूसडे का दिन, क्या तारीख बनती है जी, पर 24 तारीख को ये ना हो जाए उसके बाद जो मर्जी उन्होंने करना है करते रहे। ऐसी है, मेरे ख्याल है वही जैसे बात हो रही थी कि बैटिंग फर्स्ट जितना आप पुश कर सकते हैं करें, और यही अब दुआ है कि बाबर की बैटिंग ना ही आए, जरूरत ना पड़े, पावर प्ले आपका अच्छा जाए, 10 एक ओवर के बाद कहानी चलती रहे। तो यही है, और मेरे ख्याल है हमने पिछले एपिसोड में भी ये बात कही थी, अभी शायद मोहम्मद आमिर ने भी ये बयान नहीं दिया था इंडिया वाला। हमने कहा था कि ग्रुप 1 की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका कंफर्म्ड है। इंडिया का यही है कि अगर वेस्ट इंडीज ही मोस्ट लाइकली अगर इन्हें तंग कर देती है थोड़ा सा बैटिंग फर्स्ट करके, तो बात फंस जाएगी। तो देखें, अगर दोनों टीमें सेकंड आती हैं अपने ग्रुप्स में, और ये बात भी हमने पिछले एपिसोड में कही थी, इंडिया एक बार आगे आ गया नॉकआउट्स में तो फाइनल तक तो पहुंच रहा है, तो फिर तो पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो सकता है, मतलब ऑन द कार्ड है। वरना अगर हम किसी मोजे से ग्रुप टॉप कर जाएं तो फिर सेमीफाइनल भी है। तो अब यही देखने वाली बातें हैं। आखिरी मेरे ख्याल है पीएसएल में थोड़ी अगर आखिरी बात कर लें, जो भी हुआ है सारा ओजी ग्रुप और सारा जो ड्रामा हुआ है। बिल्कुल, मैं थोड़ा बता दूं व्यूअर्स को, देखिए सियाल ऐसे ही है, देखिए फरहाद, उसमें हमने बात की थी कि हर ऑक्शन टेबल पे ऑजी ग्रुप का फर्क ओनर था, स्टेज पे फर्क बंदा गया, जो टीम ऑक्शन था उसमें फर्क था, उसके बाद टीवी पे फर्क बंदा आता था, सोशल मीडिया पे फर्क आते थे, कामिल खान साहब बड़े सामने सामने नजर आते थे। इन्होंने तो देखे, इनके ऊपर जो असल कहानी है वो कुछ यूं है कि फ्रॉड की एलिगेशन है, जिसमें इन्होंने कोई ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ग्रुप को 75% शेयर्स इन्होंने बेच दिए थे, जिसको ब्रोकर करवाने में एक पाकिस्तानी लेजेंड वसीम अकरम का नाम आता है, तो उन्होंने ये डील करवाई थी और वसीम अकरम को 10% शेयर्स भी मिले। इस सब के बाद जो जो सियालकोट स्टैलियंस ओजी ग्रुप के जो मेजोरिटी शेयर होल्डर थे, जिनको 75% ओनरशिप थी, वो कहीं मेरे ख्याल से सोए हुए उठ कर उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो गया है, मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं और टीम आपने किसी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के नाम कर दी। तो ये ओनरशिप डिस्प्यूट जो पड़ा है, असल कहानी मुझे लगता है कुछ ऐसी है। और कामिल खान साहब इस वक्त पाकिस्तान से फरार हैं, वो दुबई जा चुके हैं, तकरीबन 4 दिन पहले वो जा चुके थे, तो ये बातें भी फरार चलती रही हैं। तो देखें, मैं सिर्फ ये कहूंगा पीएसएल के लिए बड़ी बुरी लुक है, और लेकिन आप सो कॉल्ड बड़ा वेटिंग प्रोसेस करते हैं, आप बिडर्स क्वालिफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, और सबके बाद भी अगर ये चीजें हो रही हैं तो आई डोंट थिंक ये एक लीग के लिए कोई अच्छा साइन है। जी चले, मेरे ख्याल है इख्तिताम की तरफ आती हैं। मुल्तान सुल्तान से मुझे याद आया कि इस वक्त क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप लॉन्च हो चुकी है जी, जिसके अंदर मेरे ख्याल है 10 टीमें हैं। तैमूर मिर्जा, खुरम चकवाल, उमरी पेसर, फाद मियां चन्नू, छोटा लेफ्टी, सब मौजूद होंगे। तो इस पे भी ट्यून इन करें। अगर 24 तारीख को सब अगर 24 तारीख को नॉकआउट हो जाए पाकिस्तान, तो फिक्र नहीं करनी है आपने, आप इधर ट्यून इन करें, क्वालिटी क्रिकेट देखें। खैर, मेरे ख्याल है एंड की तरफ आती हैं, दुआ यही रहेगी कि पाकिस्तान 2-2 करे। प्रेडिक्शंस देते सारे प्रेडिक्शंस देते। देखें, इंग्लैंड मेरा ख्याल है आप हैवी डिफीट अगर आप बैटिंग फर्स्ट करें आप उन्हें हरा सकती हैं। श्रीलंका वाला मैच क्लोज होगा और दुआ यही है कि आप वो भी निकाल दें। बड़ी प्रेडिक्शनें दी हैं। पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों को हरा देगा। मुझे लगता है श्रीलंका ने बड़ी पेडेस्ट्रियन क्रिकेट खेली है, मुझे नहीं लगता कि वो क्वालिफाई करेंगे। न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच बहुत तगड़ा होगा। मैंने फरहाद वंस अपॉन अ टाइम कह दिया था कि इंग्लैंड शायद सेमीफाइनल खेले। टूर्नामेंट में उन्होंने आगे बड़ी भयानक क्रिकेट खेली, तो मुझे लगता था न्यूजीलैंड ही जाएगी, बट अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इंग्लैंड वापसी का रास्ता निकाल ले अगर इंग्लैंड को हरा देते हैं। तो चीजें फरहाद काफी हैं, बट देखते हैं। पाकिस्तान को अपने दोनों मैच मेरे नजदीक जीतने चाहिए। जी चलें जी, इसी नोट और दुआ पे ख़त्म करती हैं। बहुत शुक्रिया।